मैं मानवाकारों के इतिहास का सबसे शक्तिशाली ऐसजी कौशल प्राचीन आत्मा का शरीर रखता था, लेकिन उसी समय मैंने अपने ही हाथों से अपना दिल निकालकर दानव राजा को सौंप दिया। मेरी सातों बड़ी बहनें उस भूत क्षेत्र में, जहां सफलता की संभावना लगभग शून्य थी, अपनी पूरी ताकत से उम्मीद बनाए रख रही थीं। वे उस नकली युवा स्वामी को बचाने के लिए जान लगा रही थीं, जो मेरे साथ ही गिर पड़ा था। वे मुझे बचाना चाहती थीं, मेरी हिम्मत और मेरे स्वाभिमान को बचाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें दूसरों ने रोक दिया। उस समय उन्होंने मेरी ओर जो नजर डाली थी, घृणा, उपेक्षा और तिरस्कार से भरी, उसे मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल सकता। शायद ऊपर वाला भी यह सब और नहीं देख सका, इसलिए उसने मुझे एक बार फिर से शुरू करने का मौका दिया। लेकिन इस बार मैं सचमुच थक चुका था। यह रिश्ते, जिन्हें मैं इतने वर्षों से संभालता आया था, आखिर में मुझे केवल अंतहीन पीड़ा ही दे पाए। फिर भी जब मैं झांग छीलिंग की टीम में शामिल हो गया, तो वे सब पछताने क्यों लगे? वे मेरे पीछे पीछे घूमते, मेरी क्षमा मांगते, मेरे स्नेह को वापस पाना चाहते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक परिचित आवाज फिर मेरे कानों में पड़ी। चेन फान, निश्चित ही तुमने चेन यू की चोरी की गई आध्यात्मिक ऊर्जा चुराई है ना? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें टीम में शामिल करना गलती थी। आखिर तुम एक अनाथ हो। मैंने जिद करके कहा कि मैंने कुछ नहीं चुराया। वह ऊर्जा मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर भूत क्षेत्र से प्राप्त की थी। लेकिन जवाब में मुझे केवल बड़े भाई चेन पेई की एक जोरदार हथेली मिली। उस एक वार ने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर उसने वह ऊर्जा मुझसे छीनकर चेन यू को दे दी। बाद में चेन जियांग मेरे पास दवा की एक बोतल लेकर आई। उसने कहा, बस मान लो कि तुमने चोरी की थी, तो यह उपचार की दवा तुम्हें दे दूंगी। उस समय मुझे लगा कि यह बहन आखिरकार मुझे स्वीकार करना चाहती है, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? चेन पेई की एक और भारी चोट, और आदेश के आगे से हर मिशन में मैं बिना किसी शर्त अपने साथियों की सारी चोटें अपने ऊपर स्थानांतरित करूं। अब सोचता हूं तो सब कितना हास्यास्पद लगता है। मैं कितना अंधा था जो उनकी टीम में शामिल हो गया। चेन फान, तुम अभी भी कह रहे हो कि चेन यू ने तुम्हें फंसाया था? वह इतना विनम्र और दयालु है, तुम्हारी तरह नहीं जो केवल कामचोरी करता है। वह ऊर्जा तुमने ही चुराई होगी। चेन जियांग लगातार बकवास करती जा रही थी। मैं झुंझलाकर अपने कान ढकने लगा। मुझे इस तरह उदासीन देखकर चेन फई और भी गुस्से में आ गया। चेन फान, साफ साफ बता दो, अगर तुमने लिया है तो मान लो। हम सब एक ही टीम के हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चेन यू भी आगे आया। भैया फान, मुझे सचमुच उस ऊर्जा की जरूरत है। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। कृपया वह मुझे लौटा दीजिए। जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए दूसरी ढूंढ दूंगा। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह ऐसा दिख रहा था मानो सबसे बड़ा अन्याय उसी के साथ हुआ हो। यह देखकर चेन जिंग और भड़क गई। इससे तर्क मत करो। यह निकम्मा आदमी हमारी टीम का खून चूसता है। मैंने बेपरवाही से वह बोतल निकाल ली। अगर मैंने लिया है तो क्या कर लोगे? तो सचमुच तुम ही थे। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? चोरी करने के अलावा कुछ नहीं आता? मैं सचमुच अंधा था जो तुम्हें टीम में लाया। एस रैंक वाला चेन फई हाथ उठाकर सीधे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार बैठा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, फिर तुम्हें सी रैंक वाले डरावने क्षेत्र में भेजूंगा। वहां से एक और ऊर्जा लाकर चेन यू से माफी मांगना। जमीन पर गिरा हुआ मैं उसकी ओर ठंडी नजरों से देखता रहा। कितनी हास्यास्पद बात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। मैं एक अनाथ था। जब भयावह आपदा आई, तब बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी शक्ति जागृत की। फिर मुझे इस टीम में आमंत्रित किया गया। मुझे लगा था कि अब मुझे बड़े भाइयों और बड़ी बहनों का स्नेह मिलेगा। मैं पूरी लगन से उनमें घुलने मिलने की कोशिश करता रहा। हर मिशन में सबसे आगे मैं ही जाता था। जो भी चोट उन्हें लगती, मैं बिना झिझक उसे अपने ऊपर ले लेता। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अंतहीन तिरस्कार और अपमान। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वे डरावने राक्षस भी इन लोगों से अधिक प्यारे हैं। कोई नहीं समझ सकता कि एक अनाथ कितना तरसता है किसी के प्यार और अपनापन पाने के लिए। उस समय मैं ऐसे था जैसे रेगिस्तान में भटकता हुआ कोई प्यासा व्यक्ति जिसे अचानक बारिश मिल जाए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह बारिश पानी नहीं, तेजाब थी। टीम के कई सदस्य मुझे केवल इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि मैं अनाथ था। वे कहते थे कि मैं चोर हूँ, निकम्मा हूँ। वे मुझे मारते पीटते, खाना नहीं देते। उनकी नफरत कभी छिपी नहीं रहती थी। मैंने उनका प्यार पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। कई खजाने और भूतिया अवशेष खोज कर लाया। लेकिन अंत में चेन यू ने ही मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धक्का देकर एक ऐसे स्तरीय भूत क्षेत्र में गिरा दिया। उस समय भी केवल सातवीं बहन मुझे बचाना चाहती थी। बाकियों की आंखों में केवल उपेक्षा थी। उन्होंने मुझे कभी परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। मुझे याद है जब मैं तीसरी बहन के लिए दुर्लभ औषधि लाने गया था और मौत के मुंह से लौट कर आया था, तब मैंने क्या देखा? वे सब मिलकर चेन यू का जन्मदिन मना रहे थे। सचमुच कितना प्रेम पूर्ण परिवार था। उस समय भी मैंने उम्मीद की थी कि शायद वे मेरा हाल पूछेंगे, लेकिन वह सपना भी टूट गया। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि जब सातवीं बहन मेरी ओर बढ़ी, तब भी दूसरों ने उसे रोक दिया। भाई पेई, शायद भाई फान ने जानबूझकर नहीं किया होगा। चेन यू फिर वही मासूम बनने का नाटक कर रहा था। चेन जिंग ने स्नेह से उसकी ओर देखा। तुम उसकी चिंता मत करो, वह इसी लायक है। चेन फान, जरा चेन यू को देखो, वह इतना दयालु है, फिर भी तुमने उसकी ऊर्जा चुरा ली। क्या तुम्हारा जमीर मर गया है? हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। चेन पेई ने तिरस्कार से कहा। चेन फान, अच्छी तरह पश्चाताप करो। हमारी इतनी सौहार्दपूर्ण टीम को तुम जैसे एक सड़े हुए आदमी ने खराब कर दिया। मैंने होठों के कोने से बहता खून पोंछा, फिर सिर उठाकर एक एक व्यक्ति को ठंडी नजर से देखा। तुम लोगों के
के पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? वह ऊर्जा किसी की निजी संपत्ति नहीं थी। चेन जियांग दांत पीसते हुए बोली, गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, फिर भी तुम बहस कर रहे हो। पास खड़ा चेन यू आंसू पोंछते हुए बोला, भैया फान, कृपया बड़े भाइयों और बहनों को नाराज मत कीजिए। वह चीज मुझे दे दीजिए, मैं आपकी ओर से भाई पेई से माफी मांग लूंगा। चेन पेई का चेहरा, जो अभी तक कठोर था, तुरंत नरम पड़ गया। उसने मुड़कर चेन यू के सिर पर हाथ फेरा। चूंकि शियाओ यू तुम्हारे लिए सिफारिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें नई ऊर्जा ढूंढने की जरूरत नहीं। पहले वह ऊर्जा शियाओ यू को दे दो, फिर बाहर जाकर एक दिन खड़े रहकर सजा भुगतो। इस बार मामला यहीं खत्म समझो। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। किस कारण से मैं खुद भी नहीं जानता था। फिर मैंने सीधे वह ऊर्जा तलवार अपने हाथ में उठा ली। मैंने अपने पूरे शरीर की भूत ऊर्जा एकत्र की और उसे तलवार के भीतर उंडेल दिया। अगर मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यह कहते हुए मैंने अपनी सारी शक्ति के साथ तलवार पर प्रहार कर दिया। धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट हुआ और मेरे पास की वह आध्यात्मिक तलवार टुकड़ों में बिखर गई। मैं हंस पड़ा। वैसे भी मुझे इसे तोड़ने का तरीका नहीं मिल रहा था। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम सच में कचरा हो। आखिर तुम में जीने की शर्म कैसे नहीं है? तुम्हें टीम में लाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। पास खड़ा चेन यू उस ऊर्जा को देख रहा था जो लगभग उसकी होने वाली थी। उसे टूटते देख उसकी आंखों में क्रोध भर गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर वही मासूम चेहरा बनाकर बोला, भैया फान, भले ही आप पकड़े गए हों, आपको खुद को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। ऊर्जा का नष्ट होना छोटी बात है, लेकिन अगर आपको चोट लग जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चेन पेई तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मैं चेन फान को 20 स्तरीय भूतिया घर वाले मिशन में भेज दूंगा और तुम्हारे लिए दूसरी ऊर्जा ढूंढ लाऊंगा। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, सुना तुमने? अगर तुम नई ऊर्जा नहीं ला पाए तो टीम में वापस आने का सपना भी मत देखना। अब दफा हो जाओ। पिछली बार तुमने मेरा रक्षा ताबीज भी चुराया था और उसे तोड़ डाला था। निकलो यहाँ से। पास खड़ी चेन झिंग भी मुझे घृणा से देख रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो सबूत दिखाओ। बिना सबूत के यहाँ इतनी बकवास क्यों कर रही हो? उन सबके चेहरों पर वह भाव था मानो वे मुझे जिंदा खा जाना चाहते हो। यह देखकर मेरे भीतर घोर वितृष्णा उठी। चेन जियांग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि वास्तव में कोई सबूत था ही नहीं। उसे केवल चेन यू ने बताया था कि मैंने चोरी की है, लेकिन चेन यू इतना दयालु है, वह झूठ कैसे बोल सकता है? जरूर मैं ही पकड़े जाने के बाद झूठ बोल रहा था। मैंने चेन यू के उस चिंतित चेहरे को देखा। पिछले जीवन में मैं भी उसी चेहरे से धोखा खा गया था। मैं सचमुच सोचता था कि वह एक वफादार और नेक इंसान है। अब उसे देखकर केवल घृणा ही महसूस होती थी। पिछले जीवन के अंत तक मैं उनके इन नकली चेहरों को पूरी तरह पहचान चुका था। इंसान का दिल हमेशा छल से भरा होता है, लेकिन इस बार मैं उनके साथ समझौता नहीं करने वाला था। तुम तीसरी बहन से ऐसे बात कर रहे हो? वह पिछली बार तुम्हारे द्वारा उसका ताबीज चुराने की बात भी भूल गई थी। मैं ठंडे स्वर में हंसा, फिर उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैं बस यहाँ से निकल जाना चाहता था। चेन पेई तुरंत आगे आया और अपना भारी हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? मैंने कहा था कि चेन यू के लिए एक और 20 स्तरीय ऊर्जा लाकर मुआवजा दो। मैंने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई मशीन हूँ? तुम जानते हो कि मैं मुश्किल से सी रैंक का हूँ, लेकिन हाँ, तुम जैसे लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ चेन यू की परवाह है। उसकी एक तरफा बात तुम्हारे लिए सच बन जाती है। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। मेरी आंखों की वह ठंडक देखकर चेन पेई भी एक पल के लिए सिहर उठा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने उसका हाथ हटाया और बाहर निकल गया। चेन पेई अभी भी इस बात पर हैरान था कि मैं उससे ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी चेन यू ने आंसू भरी आंखों से उसका हाथ पकड़ लिया। भाई पेई, भैया फान को थोड़ा आत्मचिंतन करने दीजिए। उन्हें दोष मत दीजिए। वह बचपन से अनाथ है। अगर उनमें थोड़ी बहुत चोरी चकारी की आदत है तो यह कोई अजीब बात नहीं है। चेन जिंग ने मेरे जाते हुए पीछे को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। देखो, शियाओ यू कितना समझदार है। उसे चेन यू और भी प्रिय लगने लगा। कुछ लोगों की तरह नहीं। उसे सचमुच सबक सीखना चाहिए। वैसे भी बचपन से ही उसमें बिगड़े हुए बच्चे जैसी बदबू आती थी। बाद में उसे ही शियाओ यू के लिए ऊर्जा लाने भेजेंगे। चेन पेई ने भी प्रशंसा से सिर हिलाया। ऊर्जा नष्ट हो गई, फिर भी शियाओ यू उसकी तरफदारी कर रहा है। मैं जरूर चेन फान से इसका हिसाब लूंगा। उसे बताऊंगा कि अनुशासन क्या होता है। उसे बस सजा की जरूरत है। अगर शुरू में ही वह चीज शियाओ यू को दे देता तो यह सब नहीं होता। शियाओ यू को जो पसंद आए वह उसी का होना चाहिए। चेन फान सचमुच एहसान फरामोश है। हमने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। अगर हम न होते तो भयावह आपदा के समय वह कब का मर चुका होता। वे कभी अपने दोष नहीं देखते थे। वे केवल नैतिकता के ऊंचे मंच पर खड़े होकर मुझे दोषी ठहराना जानते थे। कमरे से निकलकर मैं अपने छोटे से कमरे में लौट आया। हवा से भरे उस टूटी फूटी दरवाजे को खोलते ही मेरी सारी ताकत जवाब दे गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। धप। मेरे दिमाग में पिछले जीवन की सारी यादें घूमने लगीं। मुझे याद आया कि कैसे मैं आधी रात को दूसरी और तीसरी बहन की चोटें अपने ऊपर स्थानांतरित करता था। वे आराम से सोती रहती थीं और मैं पूरी रात दर्द सहते हुए जागता रहता था। उस समय मैं कितनी उम्मीद करता था कि मेरी मेहनत को वे स्वीकार करेंगी, लेकिन उनके लिए यह सब स्वाभाविक था। मानव स्वभाव सचमुच दुखद है। शायद उनकी नजरों में मैं हमेशा एक मस्खरा ही था। मैं उनकी स्वीकृति के लिए कितना परेशान रहता था। एक बार जब तीसरी बहन रात में घायल होकर लौटी थी तो मैं उसकी चोटें अपने ऊपर लेने गया, लेकिन उपचार पूरा होने के बाद उसने मुझे सीधे कमरे से बाहर निकाल दिया और बाकी लोगों से कहा
कि मेरी नीयत खराब थी, इतना बेतुका आरोप। फिर भी बाकी सबने उस पर विश्वास कर लिया। उस समय चेन पेई ने मुझे बुरी तरह पीटा था, सोचकर हंसी आती है। बाद में जब चेन यू को यह बात पता चली तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। सभी के सामने उसने दिखावटी दयालुता से कहा, भैया फान तो बस तीसरी बहन की मदद करना चाहते थे, तीसरी बहन कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। कितना हास्यास्पद था यह सब। धुंधली चेतना में मुझे बाहर से सातवीं बहन की आवाज सुनाई दी, भैया फान ने शियाओ यू की ऊर्जा चुराई? ये संभव नहीं है। आप लोगों को कैसे पता कि वही चोर है? कैसे संभव नहीं? शियाओ यू ने खुद मुझे बताया है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सी रैंक भूत क्षेत्र से वह ऊर्जा हासिल की थी। बाहर निकलने के थोड़ी ही देर बाद चैन फान ने उसे छीन लिया। शियाओ यू के पास पूरा तर्क है और उस निकम्मे ने खुद भी स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक तरफा बयान। क्या शियाओ यू मुझसे झूठ बोलेगा? चेन फान पहले भी मेरा ताबीज चुरा चुका है। उसने दूसरी बहन के बनाए हुए ताबीज भी तोड़ दिए थे। सबूत? मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। चेन फान जैसा अनाथ बचपन से ही गलत लोगों के साथ रहा है। क्या यह साफ नहीं है? अभी मैंने उसे सिर्फ 2 थप्पड़ लगाए थे ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। कम से कम आगे चलकर वह हमें परेशानी तो नहीं देगा। क्या कप्तान, आप तो एस रैंक के हैं, आपके 2 थप्पड़ तो किसी की जान भी ले सकते हैं। मर जाए तो अच्छा ही है। चेन फान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शियाओ यू कहीं बेहतर है। वैसे भी मैंने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी। उसी समय मैं लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आया। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। मुझे देखकर सब लोग सन्न रह गए। सातवीं बहन की आंखों में आंसू चमक उठे। वह घबराकर मेरी ओर दौड़ी। मैं लगभग गिरने ही वाला था। उसने तुरंत मुझे सहारा दिया। वह गुस्से से चेन पेई की ओर मुड़ी। यही है आपका ज्यादा ताकत नहीं लगाई वाला हमला? चेन पेई ने तिरस्कार से कहा। तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती इसकी है कि इसके हाथ साफ नहीं है। गलती इसकी है कि यह कप्तान का सम्मान नहीं करता। गलती इसकी है कि इसका शरीर इतना कमजोर है कि मेरे 2 थप्पड़ भी सह नहीं पाया। मैंने मुंह से खून की एक और धार उगली, फिर अपनी निगाहें सीधे उसकी ओर जमा दी। तुम चेन यू को भी 2 थप्पड़ मारकर देखो, वह इतना प्रतिभाशाली है, वह जरूर सहन कर लेगा। मेरी बात सुनकर चेन पेई कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गया। फिर उसने दांत भींचकर कहा, देखो तो सही चेन फान का रवैया। वह अपने कप्तान के साथ, जिसे परिवार जैसा मानना चाहिए, ऐसे पेश आता है। चेन जियांग भी गुस्से से बोली, सातवीं बहन, तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रही हो। देखो इसका बड़ों के प्रति सम्मानहीन रवैया। आखिरकार यह एक अनाथ ही तो है। चेन यू तुरंत बीच में आया। भाई पेई बहनों, कृपया भैया फान को दोष मत दीजिए। उन्होंने बस शिष्टाचार नहीं सीखा है। अगर हम उन्हें थोड़ा और सिखाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, देखिए मैं भी लगभग उसी समय टीम में शामिल हुआ था। फिर आप में और मुझ में इतना अंतर क्यों है? भैया फान, आपको भी थोड़ा सीखना चाहिए। चेन पेई ने सिर हिलाया। शियाओ यू, आगे से तुम ही चेन फान को समझाना। उसमें बहुत बुरी आदतें हैं। अगर वह नहीं बदला तो पूरी तरह बेकार इंसान बन जाएगा। चेन यू ने सहमति में सिर हिलाया। फिर मेरी ओर देखकर बोला, भैया फान अब गुस्सा मत कीजिए। क्या हम सब मिलजुल कर नहीं रह सकते? चेन मो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके हाथ पर हल्की थपकी देकर उसे रोक दिया। वह चुप हो गई। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चेन यू की ओर चल पड़ा। चेन मो ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि मैं यहाँ बहुत कुछ सह चुका हूँ। अगर वह मेरी जगह होती तो शायद एक दिन भी यहाँ नहीं टिक पाती। उसे समझ नहीं आता था कि बाकी लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। उधर चेन यू और बाकी लोग मुझे अपनी ओर आते देखकर थोड़ा पीछे हटना चाहते थे, लेकिन तभी मैंने कहा, माफ करना, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारी ऊर्जा नहीं चुरानी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर चेन यू साफ तौर पर चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भैया फान, आप सचमुच समझदार हैं। अगर पहले ही ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता। चेन जियांग को समझ नहीं आया कि मैंने अचानक स्वीकार क्यों कर लिया, लेकिन उसके मन में संतोष था। यह कचरा आखिर झुक ही गया। उसे लगा कि मैंने आखिरकार अपनी औकात पहचान ली है। चेन पेई भी गर्व से यह दृश्य देख रहा था। तुम दोनों का मेल मिलाप हो जाना ही सबसे अच्छा है। इसके बाद चेन फान एक सी रैंक की ऊर्जा ढूंढकर तुम्हें मुआवजे में देगा और उसके पास जितने भी भूतिया अवशेष हैं वे भी तुम्हें दे देगा। बस इतना कर दो, मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मैंने अपनी बाहें फैला दी, मानो उसे गले लगाने वाला हूँ। हाँ, मुझे सचमुच तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए। चेन यू की आंखों में एक पल के लिए घृणा झलकी, लेकिन बाकी साथियों की मौजूदगी में उसने भी बाहें फैला दी। चेन मो ने यह देखकर निराश होकर सिर झुका लिया। उसे लगा कि मैं फिर से झुक गया हूँ, लेकिन अगले ही पल चटाक, एक जोरदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज उठा। मैंने पूरी ताकत से चेन यू के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। चेन यू अपना चेहरा पकड़े स्तब्ध खड़ा रह गया। मैंने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, तू सच में बहुत बड़ा हरामी और ढोंगी है। मैं बहुत समय से तुझसे तंग आ चुका हूँ। जब तक बाकी लोग समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक चेन यू की आंखों में आंसू भर चुके थे। चेन जियांग गुस्से से चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? शियाओ यू तुम्हारे लिए सिफारिश कर रहा था और तुमने उसे मार दिया? निकृष्ट आदमी। वह कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा कर रही थी। बाकी लोग भी तुरंत चेन यू के आसपास इकट्ठा हो गए और उसकी चोट देखने लगे। चेन मो ने लड़खड़ाते हुए मुझे संभाल लिया। मैंने उन सबके घबराए हुए चेहरे देखे और मन ही मन कड़वाहट से हंस पड़ा। अफसोस, अभी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पूरी ताकत लगाकर भी उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकता था। उसके शरीर पर अनगिनत रक्षा ऊर्जाएं थीं और वे सारी चीजें भी कभी मेरी ही थीं। उन्होंने सब कुछ मुझसे छीन लिया था। कितना हास्यास्पद था। चेन यू की चोट जांचने के बाद चेन पेई ने मेरी ओर उंगली तान दी। तुमने शियाओ यू के साथ ऐसा व्यवहार किया? तुम सचमुच एहसान फरामोश हो। उस समय तुम्हें सड़क पर छोड़ देना चाहिए था ताकि राक्षस तुम्हें खा जाते। मैंने शांत नजरों से उन्हें देखा।
देखा। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी इस घटिया टीम में नहीं रहना चाहता। चेनमो को छोड़कर क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत बची है? जब तुम घायल होते थे तब दिन रात तुम्हारा इलाज कौन करता था? मेरे तीखे शब्दों ने चेन पेई को कुछ पल के लिए चुप करा दिया, लेकिन फिर वह गुस्से से मेरी ओर बढ़ा। यही है तुम्हारा रवैया? धड़ाम! उसका थप्पड़ मेरे सिर पर पड़ा। भारी ताकत से मेरा शरीर फिर लड़खड़ा गया। वह आगे बढ़कर फिर हमला करना चाहता था, लेकिन चेनमो बीच में आकर खड़ी हो गई। कप्तान शांत हो जाइए। चेनयू ने मेरी दयनीय हालत देखी। उसके मन में खुशी की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसने अपने सज्जन व्यक्तित्व का मुखौटा बनाए रखा। भाई पेई, कृपया भैया फान को मत मारिए। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कुछ लोगों का जन्म ही उनके स्वभाव और भाग्य का निर्णय कर देता है। यह उनकी गलती नहीं है। चेन पेई ने मेरी ओर उंगली तान दी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ यू को मारने की। एहसान फरामोश कमीने। चेनमो ने जल्दी से मेरी चोटें देखने की कोशिश की। मैंने 2 बार खून उगला। कोई बात नहीं, मैं अभी भी सह सकता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला। उस पर लाल रक्त जैसे अक्षरों में कुछ लिखा था। चमकते हुए वे शब्द बेहद स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मैंने वह कागज चेनमो को दिया। चेनमो, तुम गवाह बनना। भैया फान। चेन पेई ने कागज लिया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह जड़ हो गया। उसके चेहरे की नसें उभर आईं। चेन फान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं हंस पड़ा। पागल? तुम लोगों की तुलना में तो वे भयावह राक्षस भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। मैंने उन सबके नकली चेहरों को देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। मुझे लगा जाते समय एक सबूत छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग कभी सबूतों की परवाह नहीं करते। कल अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो उसका दोष भी मुझ पर डाल दोगे। चेन पेई गुस्से से चिल्लाया। तुमने यह सब कहाँ से सीखा? सचमुच एहसान फरामोश निकले। हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और अब तुम इसी चीज से हमें धमका रहे हो? मैं हंसा। मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया? तो एक उदाहरण दे दो, सिर्फ एक। अगर तुम एक भी उदाहरण दे दो तो मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लूंगा। चेन पेई बोलना चाहता था, लेकिन उसे सचमुच कुछ याद नहीं आया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। चेन जियांग आगे आई। चेन फान, इसमें क्या लिखा है? उसने कागज पर नजर डाली। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। तुम पागल हो गए हो? हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम टीम छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है बाहर कितनी भयावह दुनिया है? हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा करते थे। हमने तुम्हें जिंदा रहने की उम्मीद दी और अब तुम हमसे शिकायत कर रहे हो? वह आगे बढ़ी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। शायद वह मुझे होश में लाना चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। मार लिया? मैं कभी तुम्हारा रानी नहीं था। तुमने जो भी खाना खाया वह सब मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ला कर दिया था। तुम लोग हर दिन सुरक्षित ठिकाने में बैठे रहते थे। तुम्हें मुझे उपदेश देने का क्या अधिकार है? चेन जियांग स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं उसका हाथ रोकने की हिम्मत करूंगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। गुस्से में उसने पैर उठाकर मुझे लात मार दी। मैं असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पहले से कमजोर सांसें और भी भारी हो गईं। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम भी टीम छोड़ना चाहते हो? चेन जियांग अचानक घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चेनमो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे बाहर की भयावह दुनिया से डर लगता था। मैं कांपते हुए अपने शरीर को सहारा देकर खड़ा हुआ। तुम लोगों ने मुझे मारकर बहुत मजा लिया है ना? इन सालों में तुम्हारी सारी चोटें मैंने अपने ऊपर ली। तुमने इतने साल मेरा लाया हुआ खाना खाया। इसे उसी एहसान का बदला समझ लो कि तुमने मुझे टीम में शामिल किया था और पहले मरने नहीं दिया। अब हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं है। मैंने कागज चेन पेई की ओर बढ़ाया। हस्ताक्षर कर दो। क्या तुम लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। चेन पेई गुस्से से कांप उठा। क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि बाहर कितने भयावह राक्षस हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं बाहर के उन भयावह राक्षसों का शिकार बन जाऊं? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस मुझे लगता है कि तुम लोग बाहर के उन राक्षसों से भी ज्यादा डरावने हो। चेन पेई कुछ देर तक चुप रहा। आखिरकार मैं एक दुर्लभ दोहरी क्षमता वाला व्यक्ति था। मेरी क्षति स्थानांतरण क्षमता की वजह से उन्हें लगभग किसी चोट की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मैं उनकी रक्त रेखाओं को भी मजबूत कर सकता था। अगर मैं किसी दूसरी टीम में चला जाता तो वह उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। ठीक है, टीम छोड़नी है तो छोड़ दो, लेकिन पहले अपनी क्षमताएं नष्ट करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर चेनमो तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कप्तान, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भैया फान की क्षमता नष्ट हो गई तो बाहर जाकर उनका बचना लगभग असंभव होगा। चेन पेई ने ठंडी नजर से पूछा, क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहती हो? चेनमो घबरा गई। उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उधर चेनयू के चेहरे पर चिंता का भाव था। मैंने तो भैया फान के लिए सिफारिश की थी। मैंने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जैसे किसी कैदी को आखिरकार आजादी मिल गई हो। फिर मैंने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला। अगले ही पल एक नीली रोशनी मेरी भौहों के बीच से निकलकर उस पत्थर में समा गई। चेन पेई उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं हंस पड़ा और पत्थर को जमीन पर दे मारा। धड़ाम! पत्थर चकनाचूर हो गया। नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। चेन पेई क्रोध से कांप उठा। तुम सच में काबू में न आने वाले एहसान फरामोश हो। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बस थक गया हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कभी पछताना न पड़े। तुम मुझे मारते रहे, डांटते रहे, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, इसलिए यह सब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अपनी जिद पर टिके रहते हो। चेन पेई ने गुस्से में कागज पर अपना नाम लिख दिया। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, मुझे लगा मेरे और उनके बीच मौजूद कोई अदृश्य बंधन टूट गया है। आज से तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। बाद में मदद मांगने वापस
मत आना। तुम सच में पाले हुए सांप की तरह निकले, जिसे पालो वही डस ले। लेकिन उसी क्षण मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं मुस्कुराया। तुम लोग सचमुच बहुत महान हो, इतने महान कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम लोगों से जुड़ना थी। मैं मुड़ा और जाने लगा। भैया फान, चेनमो की आवाज पीछे से आई। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार मैं सचमुच जा रहा हूँ। अगर उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता तो वह एक पल भी वहाँ नहीं रुकती। चेन पेई ने झुंझलाकर कहा, उसे क्यों बुला रही हो? वह अब हमारा साथी नहीं है। मैं उसके पास गया, फिर उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मेरी आवाज इस बार बेहद हल्की और सहज थी। चिंता मत करो, जहाँ एक रास्ता बंद होता है वहाँ दूसरा खुल जाता है। मैंने बाकी लोगों की निगाहों की परवाह नहीं की, सीधे उस जगह से निकल गया जिससे मुझे घृणा हो चुकी थी। मेरे जाते ही चेनयू के चेहरे पर छिपी हुई नफरत अब दब नहीं सकी। भाई पेई, कृपया भैया फान को वापस आने दीजिए। वह इतनी बुरी तरह घायल है। अगर उन्हें ऊर्जा चाहिए तो मेरी वाली उन्हें दे दीजिए। लेकिन उसी समय उसके दिल में एक अजीब भावना उठी। जिस क्षण मैंने टीम छोड़ी, उसे लगा जैसे मेरे ऊपर उसका कोई नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया हो। उसने पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं की थी। एक अनजाना भय उसके भीतर पैदा हुआ। वह मुझे खोना नहीं चाहता था। चेन पेई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में वह वापस आ जाएगा। थोड़ी दूर पर ही एक भूत क्षेत्र का घोंसला है। तुम उसकी तरफदारी करते रहे, लेकिन उसने तुम्हारी कद्र तक नहीं की। ऐसे लोगों को थोड़ा सबक मिलना चाहिए। बाद में उसे समझ आएगा कि यह सब उसकी भलाई के लिए था। उधर मैं बाहर निकल चुका था, आखिरकार उस जगह से दूर जहां मुझे वर्षों तक पीड़ा मिली थी। अब मुझे उनके साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। सबसे जरूरी काम था कहीं सुरक्षित जगह ढूंढना, अपनी शक्ति वापस पाना और अगर संभव हो तो कोई नई टीम ढूंढना। कम से कम वहां एक सुरक्षित क्षेत्र तो होगा। जहां तक साथियों की बात थी, बस इतना काफी था कि वे उन पिशाचों की तरह मेरी पीठ में छुरा न घोंपे। चेन जियांग और चेन जिंग दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक ऊर्जा की बोतल की वजह से मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्या वह इतना कंजूस है? शियाओ यू की चीज चुराई और उल्टा हमें ही दोष देने लगा। अब टीम छोड़कर हमें धमकाना चाहता है। क्या उसे लगता है कि वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्या वह इस लायक भी है? वह तो बस चोरी की बात छिपाना चाहता है। वह निकम्मा ज्यादा दिन बाहर नहीं टिक पाएगा, रोता हुआ वापस आ जाएगा। बिल्कुल, तुमने देखा नहीं, वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। स्पष्ट है कि वह वापस आकर फिर हमारा फायदा उठाना चाहता है। उस समय जब हमने उसे बचाया था, वह तो जान देकर भी हमारी टीम में शामिल होना चाहता था। अब यह सब बस नाटक है। तीसरी बहन चेन जियांग के चेहरे पर पूरा विश्वास झलक रहा था। चेन पेई ने ठंडी आवाज में कहा, मैं पहले ही बता देता हूँ, जब वह वापस आएगा तो तुम में से कोई भी उसकी तरफ से बात नहीं करेगा। छोटी मोटी चोरी अलग बात है, लेकिन उसके चरित्र में समस्या है। उसे सबक मिलना ही चाहिए। फिर उसने चेन यू की ओर देखा। तुम सबसे ज्यादा दयालु हो, लेकिन अगर चेन फान वापस आए तो उसे शरण मत देना। जिस दिन उसने टीम छोड़ी, उसी दिन से उसका हमसे कोई संबंध नहीं रहा। उसकी जिंदगी या मौत से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चेन यू ने आह भरी। उसके चेहरे पर दुख का अभिनय था। भैया फान बस गुस्से में है। शायद उन्हें सचमुच उस ऊर्जा की जरूरत थी। मैं झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब शायद भैया फान मुझे पसंद नहीं करते। अगर वह वापस आए तो कृपया उन्हें एक मौका दे दीजिए। चेनमो चुपचाप अपना सामान समेट रही थी। वह सबसे अच्छी तरह जानती थी कि मैंने इस जगह पर कैसी जिंदगी बिताई थी। ऊपर से देखने पर मैं हमेशा पीछे खड़ा रहने वाला सहायक लगता था, लेकिन हर बार अपनी क्षमता सक्रिय करके मैं पूरी टीम की चोटें अपने ऊपर ले लेता था। भूत ऊर्जा मेरे शरीर को भीतर से खाती रहती थी। वह मुझे कई बार किसी कोने में कांपते हुए देख चुकी थी। उसे देखकर उसका दिल टूट जाता था। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार मेरा जाना शायद हमेशा के लिए है। सातवीं बहन, तुम क्या सोचती हो? किसी ने चेनमो से पूछा। वह चौंक गई। कुछ पल सोचने के बाद बोली, मुझे बस एक बात समझ नहीं आती। भैया फान की क्षमता में कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, तो वह शियाओ यू की ऊर्जा कैसे छीन सकते थे? यह सुनकर सब कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर चेन जियांग ने तुरंत कहा, क्या भूल गई हो? उस कचरे ने चोरी छिपे हमला किया था। शियाओ यू को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। चेन यू ने भी दुखी चेहरा बनाकर अपनी बांह दिखाई। वहाँ केवल हल्की सी खरोंच थी, इतनी छोटी कि खून तक नहीं निकला था। फिर भी वह ऐसे अभिनय कर रहा था मानो बहुत दर्द हो रहा हो। उस समय भैया फान ने अचानक मुझ पर झपट्टा मारा, मुझे गिरा दिया और मेरी ऊर्जा छीन ली। देखिए, मेरी त्वचा भी छिल गई थी। यह देखकर एक व्यक्ति घबरा गया। जल्दी किसी को प्लास्टर लाने को कहो। अगर इस घाव का समय पर इलाज नहीं हुआ तो संक्रमण हो सकता है। यह छोटी बात नहीं है। फिर उसने गुस्से से कहा, चेन फान सचमुच नीच इंसान है। उसका दिल पूरा काला हो चुका है। चेन यू आंसू भरी आंखों से बोला, भाई पेई, कृपया भैया फान की वजह से अपना स्वास्थ्य खराब मत कीजिए। सबने तुरंत कहा, देखो शियाओ यू कितना अच्छा है। जब चेन फान वापस आएगा तो हम उससे तुम्हारे सामने माफी मंगवाएंगे। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं सचमुच चला जाऊंगा। बाहर इतने सारे भयावह राक्षस थे। उनकी नजर में मेरे पास कभी अकेले उनका सामना करने का साहस नहीं था। वे सोचते थे कि मैं उनसे बेहद जुड़ा हुआ हूँ। ऊर्जा हो या संसाधन, मैं हमेशा उन्हें सबसे अच्छा हिस्सा देता था। मैंने उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा था। कीनोडिया,
इसलिए उनके लिए यह कल्पना करना भी असंभव था कि मैं सचमुच उन्हें छोड़ दूंगा। और उसी समय मैं अकेला उस लंबे गलियारे में आगे बढ़ रहा था। अपने वर्षों के युद्ध अनुभव के बल पर मैंने एक जमीनी स्तर के लंबे भाले भूत को मार गिराया। तभी मुझे एहसास हुआ कि टीम छोड़ने के बाद मेरे शरीर की हर क्षमता जैसे किसी नए स्तर पर पहुंच गई हो। पहले साधारण स्तर के भूत भी मेरी भावनाओं को प्रभावित कर लेते थे, लेकिन अब उनका मुझ पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। शायद यह उन वर्षों की वजह से था जिनमें मैं दूसरों की चोटें अपने ऊपर लेता रहा और धीरे धीरे प्रतिरोधकता विकसित हो गई। या शायद मैं इतने सालों तक चेनयू के छलावे में फंसा रहा था। 10 वर्षों की भयावह यात्रा ने उन सबको घावों से भर दिया था। अगर मैं उनकी चोटें अपने ऊपर न लेता, उनकी रक्त रेखाओं को मजबूत न करता, तो वे कब के टूट चुके होते। उनकी एकमात्र चिकित्सा व्यवस्था तो इतनी कमजोर थी कि बुनियादी उपचार तक नहीं कर सकती थी। सोचकर हंसी आती है। मैंने उन्हें अनगिनत बार घावों के दर्द में रोते देखा था। आखिरकार 15 वर्ष बाद चेनयू की शक्ति एसएससी स्तर तक पहुंच गई। जब उसने टीम की सारी उपयोगिता निचोड़ ली, तब उसने चेन पेई को पैरों तले रौंद दिया। फिर उसने सबके सामने उन सभी बातों का खुलासा किया जो मैंने उनके लिए की थी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने वर्षों तक मेरा शोषण किया। वह उस समय किसी विजेता की तरह खड़ा था। उसने यहाँ तक बताया कि 7वीं बहन द्वारा मुझे दी गई दवा भी उसी ने दी थी और उस दवा में घातक विष मिलाया गया था। वह दर्द को अनगिनत गुना बढ़ा देता था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। सब उसे दयालु और साथियों की चिंता करने वाला समझते थे। बाद में चेन पेई उसे मारना चाहता था, लेकिन चेन यू ने एक ही लात में उसका सिर कुचल दिया। तीसरी बहन चेन जियांग पर उसने जबरदस्ती की। अपनी पवित्रता खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा भटकती हुई प्रेत बन गई और उस समय उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली थी। सच कहूं तो वह दृश्य देखकर मुझे असाधारण संतोष मिला था। मैंने उससे केवल एक सवाल पूछा था, पछतावा हो रहा है? उस दृश्य को याद करते ही मुझे लगा जैसे दुनिया अचानक थोड़ी सुंदर हो गई हो। लेकिन तभी मैंने देखा कि गलियारे के दूर वाले छोर पर एक लाल रंग का कढ़ाईदार जूता पड़ा हुआ था। अभी कुछ क्षण पहले वहाँ कुछ नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे याद आया कि कुछ समय पहले विश्व घोषणा हुई थी। इस क्षेत्र के आसपास एक ए रैंक की भटकती लाल दुल्हन आत्मा दिखाई दी है। मैं तुरंत भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे जमीन से चिपक गया। यह कोई साधारण भूत नहीं था और अभी मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे लड़ सकूं। सच कहूं तो पहले भी मेरे पास उससे लड़ने की क्षमता नहीं थी। मैं केवल भाग सकता था। मैंने फिर सिर उठाकर देखा। वह लाल जूता गायब हो चुका था और अगले ही पल वह मेरे पैरों के सामने दिखाई दिया। जूता था, लेकिन उसे पहनने वाला कोई नहीं था और यही बात सबसे भयावह थी। अगर कोई पश्चिमी शैली का भूत होता तो शायद मैं भाग सकता था, लेकिन तभी मेरे कान के पीछे से एक बेहद मुलायम स्त्री स्वर सुनाई दिया। छोटे भाई, तुम अकेले हो क्या? सामान्यतः कान के पास आने वाली सांस गर्म होती है, लेकिन मुझे केवल बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस हुई। तो फिर मुझे तुम्हें खा लेने दो। अगले ही पल किसी ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मुझे सांस नहीं आ रही थी। दर्द से मेरा पूरा शरीर तड़प उठा। अभी अभी मैं एक भेड़ियों के झुंड से निकला था और अब सीधे बाघ के मुंह में आ गिरा था। जब मैं बेहोश होने ही वाला था, एक आवाज अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह सुनाई दी। तुम ठीक हो? मैंने आंखें खोली। मेरे सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। उसकी तीखी निगाहें मुझ पर टिकी थी। उसके दाहिने हाथ में चाकू था और बायां हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ था। भाई क्या हुआ? एक मोटा आदमी उलझन भरे चेहरे से मुझे देख रहा था। वह मेरे सामने हाथ हिलाने लगा। हम आखिर इस अजीब जगह पर कैसे आ गए? दूसरा दुबला पतला और आकर्षक युवक बोला। शायद डर गया होगा। फिर उसने पूछा, भाई तुम्हें पता है यह जगह कहाँ है? बाईं ओर खड़ा दुबला युवक अपनी कोहनी से चाकू पकड़े हुए युवक को हल्का धक्का देते हुए बोला, कुछ तो बोलो। काले कपड़ों वाला युवक सिर हिलाकर बोला, नहीं जानता। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। बस दिमाग में किसी टीम मिशन जैसी याद उभर रही है, लेकिन मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया। अजीब बात है। पहले प्रश्न पूछने वाला युवक मेरी ओर मुड़ा। भाई मेरा नाम वू शे है। क्या तुम्हें पता है यह जगह कहाँ है? मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। वू शे? क्या यह वही वू शे नहीं था जिसे मैंने बचपन में दामू बीजी की कहानियों में पढ़ा था? काले कपड़ों वाला युवक चुपचाप अपना चाकू समेट चुका था। उधर मोटा आदमी हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, इसे छोड़ो, यह हमेशा ऐसा ही रहता है। मेरा नाम वांग फातजी है और इसका नाम झांग छीलीन है। तुम इसे बस श्याओगे कहो। ऊपर से भले ठंडा लगे, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैंने आश्चर्य से मेरी ओर बढ़े वो शय के हाथ को देखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरा नाम चेन फान है। वैसे वह ए रैंक वाली महिला भूत कहाँ गई? वो शय ने उत्साह से मेरे पीछे की ओर इशारा किया। तुम उसका जिक्र कर रहे हो? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई महिला भूत नहीं थी, सिर्फ लाल कढ़ाईदार जूतों की एक जोड़ी पड़ी थी जो बीच से कटी हुई थी। वो शय ने होंठ सिकोड़ कर कहा, श्याओगे ने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। हम भी नहीं जानते थे कि वह इतनी कमजोर निकलेगी। मैंने तुरंत उस चाकूधारी युवक की ओर देखा। वह भी मुझे देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने कहा, तुम बहुत अलग हो। मैं चौंक गया। अलग? किस तरह? उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी देह प्रकृति महसूस की है जो अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई। और यह जगह, क्या तुम हमें इसके बारे में समझा सकते हो? मुझे लगता है कि हमें यहाँ लाने वाला तुम ही हो। मैंने गहरी सांस ली, फिर उन्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे यहाँ तरह तरह के भयावह अस्तित्व मौजूद हैं। कैसे अभी जिस लाल दुल्हन आत्मा को उन्होंने मारा वह एक ए रैंक का भूत थी। मेरी बात सुनने के बाद वो शय ने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा।
चेन फान, क्यों ना हम टीम बना लें? अगर श्याओगे सही कह रहा है और हम तुम्हारी वजह से यहाँ आए हैं तो साथी बनना बुरा नहीं होगा, क्या कहते हो? झांग छिलीन ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे आगे बढ़ा और मुझे जमीन पर दबा दिया। श्याओगे, ये क्या कर रहे हो? उसकी हरकत से सब लोग चौंक गए। क्या इस आदमी में कोई समस्या है? झांग छिलीन ने केवल इतना कहा, इसकी देह प्रकृति को सक्रिय करना है। फिर उसने मेरे कपड़े हटाए। मेरे शरीर पर फैले अनगिनत घाव साफ दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि झांग छिलीन भी कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। फिर बोला, ये सचमुच लोहे जैसा आदमी है। वांग फातजी ने गहरी सांस खींची। हे भगवान, भाई, क्या तुम्हें किसी ने सालों तक यातना दी है? तुम्हारे शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं दिखती जहाँ घाव न हो। वो शे ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, हमारी टीम में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे। हमारी टीम बहुत मजबूत है, बस श्याओगे के पीछे रहना। तुम जिन एसएसएस स्तरों की बात कर रहे थे वे भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल गर्माहट से भर गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी टीम से मिलूंगा। उन लोगों की तुलना में पुरानी टीम तो बस। इसी बीच झांग छिलीन ने अपनी उंगली काट ली। उसके रक्त की बूंदें मेरी पीठ पर गिरने लगी। वह किसी प्रकार का चिन्ह बना रहा था। मेरी पीठ में जलन जैसी पीड़ा उठी, लेकिन मेरे लिए वह दर्द कुछ भी नहीं था। मैंने भौं तक नहीं सिकोड़ी। कुछ क्षण बाद मेरी पीठ से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। बधाई हो, आपकी क्षमता पुनः सक्रिय हो गई है। क्षमता, प्राचीन आत्मा का शरीर, नई क्षमता प्राप्त, दिव्य कान। झांग छिलीन, वू शे और वांग फातजी मेरी पीठ को देखते रह गए। मेरे शरीर पर मौजूद भयानक घाव उन प्रतीकों के साथ धीरे धीरे भरने लगे। वू शे ने आश्चर्य से पूछा, श्याओगे, तुमने आखिर उसके ऊपर क्या बनाया है? उसकी उपचार गति इतनी तेज कैसे हो गई? झांग छिलीन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस सहज रूप से अपनी किलिन रक्त शक्ति उसके शरीर पर अंकित कर दी थी। मैंने अपनी पीठ पर बने उस चित्र को महसूस किया। झांग छिलीन ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो बस एक किलिन बना दिया था। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों किया, बस ऐसा लगा जैसे यही नियति हो। वांग फातजी ने सिर खुजलाया। यह जगह पहले ही बहुत अजीब है, अब ये सब और भी रहस्यमय हो गया। इसी बीच मेरे घाव लगभग पूरी तरह भर चुके थे। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। दिल में उत्तेजना उमड़ रही थी। XXS स्तर की क्षमता, ये तो SSSG से भी ऊंचा स्तर था। इस दुनिया में मैंने कभी किसी को ऐसी प्रतिभा के साथ नहीं देखा था। सबसे ऊंची प्रतिभा तो चेन यू की SSSG मानी जाती थी। वो शे ने उत्साहित होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। पुराने चेन, तुम्हारी क्षमता जाग गई? क्या शक्ति मिली है? अभी तुम जिस स्तर की बात कर रहे थे वह क्या है? उसकी खुशी बिल्कुल सच्ची थी। झांग छिलीन ने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, अभी अगर आप लोग ना आते तो मैं शायद मर ही जाता। ऊपर से आपने मेरी क्षमता भी जगा दी। मुझ पर इतना उपकार हुआ है तो बताने में क्या हर्ज है? मैंने गहरी सांस ली। मेरी पहली क्षमता का नाम है प्राचीन आत्मा का शरीर। मैं अपने साथियों की चोटें अपने ऊपर स्थानांतरित कर सकता हूँ। यह सुनते ही झांग छिलीन ने गंभीरता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भविष्य में इसका इस्तेमाल मत करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह क्षमता न होने के बराबर है। क्या हम अपने साथियों को घायल होने देंगे? फिर उसने पूछा, और कोई क्षमता? वांग फातजी ने अपने बैग से एक संपीड़ित बिस्कुट निकालकर मुझे दिया। पहले कुछ खा लो, क्षमता वमता की चिंता छोड़ो, अब हम है ना। उनके इन शब्दों से मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने जीवन में कभी इतना अपनापन महसूस नहीं किया था। जब मैंने पहली बार अपनी क्षमता पुरानी टीम को बताई थी तब उनकी आंखें लालच से चमक उठी थीं। हर बार जब कोई घायल होता वे मुझे आदेश देते, जल्दी हमारी चोटें अपने ऊपर ले लो। इतना ही नहीं, बाद में खाना तक नहीं देते थे। मैंने मन को शांत किया और दूसरी क्षमता बताई। दूसरी क्षमता है दैवीय शरीर। किसी भी स्तर का भयावह अस्तित्व मेरे लिए उपकरण बन सकता है। भयावह शक्तियों से होने वाला नुकसान 5 गुना बढ़ जाएगा और मैं स्वयं शून्य में परिवर्तित हो सकता हूँ, जहाँ कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरी बात सुनकर तीनों के मुंह खुले रह गए, इतने कि उनमें अंडा भी समा जाए। वांग फातजी सीधे पास के पत्थर पर बैठ गया। फिर उसने बैग से चिकन लेग निकाला और खाने लगा। तुम लोग खेलो, मैंने तय कर लिया है। अब मेरी जिंदगी का लक्ष्य बस आराम करना है। मैं हंस पड़ा, लेकिन अभी मेरी शारीरिक क्षमता बहुत कमजोर है। इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए कम से कम SG स्तर तक पहुंचना होगा। अभी मैं केवल शून्य रूप में बदल सकता हूँ। झांग छिलीन ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, लड़ाई मैं कर लूंगा। उधर कुछ दिनों बाद चेन पेई कांपते हुए अपने हाथ को पकड़े बैठा था। उसकी बाह पर भूत ऊर्जा से बने घाव जल रहे थे। वह दर्द से कराह उठा। तीसरी बहन, दूसरी बहन, चेन फान मिला या नहीं? उसे बुलाओ और मेरी चोटें बदलवाओ। शुरुआत में वह धैर्य रखे हुए था, लेकिन कई दिन बीत गए और मेरा कोई पता नहीं चला। आज भोजन की तलाश में बाहर जाते समय उस पर एक A रैंक के अस्तित्व ने हमला कर दिया था। उसके मन में यही विचार था, अगर वह निकम्मा चेन फान भाग कर न गया होता और पहले की तरह भोजन जुटा रहा होता तो शायद आज उसे यह चोट न लगती। चेन जियांग ने आह भरी, उसे कौन ढूंढे? मैं उसके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। फिर वह चेन यू की ओर मुड़ी। श्याओ यू, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा की बोतल लाई हूँ, देखो तुम्हारे काम आती है या नहीं। चेन यू ने चिंतित चेहरा बनाया। धन्यवाद बहन, लेकिन पहले भैया फान को वापस बुला लीजिए। मैं अब उनसे नाराज नहीं हूँ, गलती मेरी भी थी। मुझे उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अगर बाहर उनके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह भीतर ही भीतर खुश था। मेरे जाने के बाद उसका भाग्य जैसे अचानक बिगड़ने लगा था। यहाँ तक कि चेन जिंग की प्रगति भी रुक गई थी। उसके मन में बार बार यही आता, अगर मैं वापस आ जाऊं और फिर से अपनी किस्मत उन्हें देता रहूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाहर से उसने दुखी
चेहरा बनाए रखा। चेन पेई ने आह भरी, श्याओ यू, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। उस जैसे इंसान पर दया करने की कोई जरूरत नहीं। क्या उसने चोरी छिपे तुमसे संपर्क किया है? मैंने पहले ही कहा था, वह चाहे कुछ भी बोले, तुम नरम मत पड़ना। अगर वह न होता तो मुझे इतनी गंभीर चोट न लगती। चेन यू ने तुरंत चिंतित स्वर बनाया, लेकिन बाहर बहुत खतरा है। मुझे सच में भैया फान की चिंता हो रही है। चेन पेई उसके चेहरे को देखकर पिघल गया। ठीक है, मैं लोगों को उसे ढूंढने भेजूंगा, लेकिन अगर वह वापस आया तो पहले मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मेरी बात तक मानने की हिम्मत नहीं है अब उसमें। उसी समय चेन मो वापस लौटी। उसने सिर झुका लिया। कप्तान, मुझे भैया फान नहीं मिले। मैंने आसपास सब जगह खोज लिया। चेन पेई ने चेन जियांग की ओर देखा। तीसरी बहन, तुम्हें पता है चेन फान अक्सर कहाँ जाता था? कोई गुप्त जगह? चेन जियांग ने तिरस्कार से कहा। गुप्त जगह? कोई कुत्ते का बिल होगा, मुझे क्या पता। तुम उसकी साथी थी, तुम्हें कैसे नहीं पता? तो क्या हुआ, तुम कप्तान हो, तुम्हें भी तो नहीं पता? चेन पेई कुछ क्षण चुप रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उनमें से कोई भी मुझे सच में जानता ही नहीं था। चेन जियांग ने फिर कहा, उसे छोड़ो, थोड़ा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो शायद किसी भूत ने खा लिया होगा। यह सुनकर चेन पेई का चेहरा बदल गया। बाहर वास्तव में बहुत खतरा था, और उनके हिसाब से मेरी कोई लड़ाकू क्षमता नहीं थी। शायद मैं सचमुच मर चुका हूँ, खुद ही टीम छोड़कर गया था। अगर वापस मिला तो पहले मैं उसकी अच्छी तरह पिटाई करूंगा। तभी चेनमो ने धीरे से कहा, उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है वे किसी दूसरी टीम के साथ हों। चेन पेई की आंखें चमक उठी। सही कहा, तीसरी बहन, उसे फोन करो, उसे कहो वापस आए और मेरी चोटें बदल दे। चेन जियांग ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैंने कोशिश की थी, तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है। पूरा कमरा शांत हो गया। क्या मतलब नंबर नहीं है? तुम लोग सालों तक साथ ही रहे और तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? चेन जियांग ने असहज होकर कहा, मैंने उसे बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था। वह हर दिन मुझे संदेश भेजता रहता था। इस मिशन में सावधान रहना, उस जगह का जाल ऐसा है, यह मत भूलना, वह मत भूलना। बहुत परेशान करता था। चेन पेई ने माथा पकड़ लिया। फिर उसने चेनमो की ओर देखा। तुम दोनों की सबसे अच्छी बनती थी, तुम्हारे पास तो नंबर होगा। चेनमो ने सिर हिलाया। था तो जल्दी फोन करो, उसे कहो वापस आए। चेनमो ने कमरे में मौजूद सब लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। क्या आप सब सच में भूल गए? भैया फान का फोन तो एक भयावह मिशन में खो गया था। मैं उन्हें नया फोन दिलाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि फोन खरीदने में बहुत सारे भूत अंक खर्च हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि वह पैसा आप लोगों के लिए सुरक्षा सामग्री खरीदने में लगाया जाए। यह कहते कहते चेनमो की आवाज भर्रा गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी मैंने हमेशा सबसे पहले उन्हीं लोगों के बारे में सोचा था, और बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया था। मैंने टीम छोड़ दी थी, लेकिन लगता था जैसे वे लोग अब भी मुझे समझना नहीं चाहते थे। जब चेनमो ने बताया कि मेरा फोन तो बहुत पहले खो गया था और मैं नया फोन लेने के बजाय टीम के लिए संसाधन खरीदता था, तब भी वे सब स्तब्ध रह गए। फोन खो गया था? उसने हमें बताया क्यों नहीं? उसने तो कभी हमें अपना साथी माना ही नहीं। ऐसा इंसान सच में एहसान फरामोश है। चेन जियांग ने बाहें मोड़ते हुए कहा, इसमें हमारी क्या गलती? फोन उसने खोया था, उसने खुद टीम को बताया तक नहीं। वैसे उसने कप्तान से नया फोन मांगा नहीं था क्या? चेनमो को विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा फोन उसी अभियान में खोया था जहां मैं पीछे रहकर सबको बचाने के लिए मौत से लड़ रहा था। मैं किसी तरह आखिरी सांसों में वापस लौटा था। क्या इन्हें यह तक याद नहीं? चेन पेई ने तुरंत बड़े भाई को फोन लगाया। वह टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य था, उन सबका गर्व। उस समय वह एक ए रैंक मिशन पूरा करने के लिए एस क्षेत्र में था। फोन जुड़ते ही उधर से हैरान आवाज आई, फोन? कौन सा फोन? मुझे नहीं पता। उसकी बातों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। दांत भींचकर चेन पेई ने पिछले 7 दिनों में हुई सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। कैसे मैंने टीम छोड़ दी, कैसे मैं 7 दिनों से लापता था, कैसे मैंने अपनी क्षमता तक छोड़ दी थी। यह सुनकर बड़ा भाई भी सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि टीम में इतना बड़ा हादसा हो गया, और उसे 7 दिन बाद पता चल रहा है। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका मेरे साथ रिश्ता न अच्छा था न बुरा, न वह मुझे पसंद करता था न नफरत। एक बार देर रात मैं घायल अवस्था में लौटा था। मैं उसके लिए दवा बना रहा था, लेकिन उसने हंसते हुए वह दवा ही उलट दी थी। अब क्या स्थिति है? उसने पूछा। अभी तक नहीं मिला। हर जगह खोज लिया, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं मिला। बाहर इतनी अराजकता है, हो सकता है वह किसी सुरक्षित ठिकाने पर चला गया हो। रुको, अनाथालय भी तो एक सुरक्षित क्षेत्र है। अगर वह वहाँ गया है तो मामला आसान हो जाएगा। वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। मैं पहले बाकी लोगों से पूछता हूँ कि किसी के पास उसका कोई दूसरा संपर्क है या नहीं। मुझे लगता है वह जानबूझकर हम सबसे बच रहा है। चेन जियांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, और क्यों ना बचे? उसके हाथ ही साफ नहीं थे? क्या उसे लगता है कि अब उसके पंख निकल आए हैं? अकेला बाहर जाकर राक्षसों का सामना करेगा? जब वह ताबीज तक चुरा सकता है तो ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता? चेन पेई ने भी सिर हिलाया। उसने साथियों की जान को मजाक समझ रखा है, यहाँ तक कि संपर्क का तरीका भी नहीं छोड़ा। और ये स्पष्ट है कि उसने कभी हमें साथी माना ही नहीं। टीम में आते समय तो कहता था कि साथियों को परिवार समझता है। फिर यह सब क्या है? इसके बाद वे लोग अनाथालय की ओर निकल पड़े। मैंने वर्षों की मेहनत और अपनी जान जोखिम में डालकर जो सुरक्षित रास्ता बनाया था, उसी रास्ते पर चलते हुए वे बिना किसी परेशानी के अनाथालय पहुंच गए। जर्जर और जंग लगी इमारत को देखकर चेन पेई ने नाक सिकोड़ ली। क्या यह जगह हमारे ठिकाने से बेहतर है? वहां पहुंचकर उन्होंने अनाथालय के प्रभारी को ढूंढ लिया। चेन फान, उसे तो तुम लोग हमसे छीन कर ले गए थे। चेन पेई कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। तभी उसे याद आया, उस समय मेरी प्रतिभा देखकर उसने ही मुझे अपनी टीम में जबरन शामिल किया था।
था। अनाथालय ने विरोध किया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी थी। थोड़ी खांसी के बाद उसने कहा, असल में उसने टीम के किसी सदस्य की चीज चुरा ली थी। उसे अपराध बोध हुआ और वह खुद ही टीम छोड़कर चला गया। कई दिनों से वह लापता है। हमें उसकी चिंता हो रही है, इसलिए पूछने आए हैं कि क्या उसके बारे में कोई जानकारी है या फिर उसका कोई दूसरा संपर्क नंबर। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति गुस्से से भर गया। तुम लोगों के पास उसका संपर्क नंबर तक नहीं है क्या? ऐसे भी साथी होते हैं। नंबर मेरे पास है, लेकिन तुम लोग जल्दी उसे ढूंढो। हाल में बाहर की स्थिति बहुत खराब है। चेन पेई ने धन्यवाद कहा और नंबर मिलाया, लेकिन फोन बंद था। नंबर पर बकाया बिल था। ये तो वही पुराना नंबर है, हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं। कोई दूसरा संपर्क नहीं है क्या? सामने वाला व्यक्ति ठंडी आवाज में बोला, नहीं, सिर्फ यही है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस बच्चे को तुम लोग हमसे छीन कर ले गए थे और अब वापस आकर हमसे उसके बारे में पूछ रहे हो। उसने तिरस्कार भरी नजर से सबको देखा। पिछली बार जब वह यहाँ आया था उसके कपड़े फटे हुए थे और तुम सबको देखो, एक से बढ़कर एक चमकदार कपड़े पहने हुए हो। मुर्गी पर दया दिखाने आए लोमड़ियों जैसे लग रहे हो। ये सुनकर चेन पेई भड़क गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहते हो कि मैंने उसे भगाया है? तुम्हारे इस टूटे फूटे अनाथालय से भला क्या अच्छा इंसान निकल सकता है? बस चोरी छिपे काम करने वाले लोग ही तैयार होते होंगे यहाँ। सामने वाला व्यक्ति और गुस्सा हो गया। क्या मतलब चोरी छिपे काम? यहाँ के बच्चे न चोरी करते हैं न लूटपाट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चेन फान बचपन से यहीं बड़ा हुआ है। सब बच्चों के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। वह हमेशा छोटे बच्चों का ख्याल रखता था। तो फिर तुम्हारे पास जाकर वह अचानक चोर कैसे बन गया? उसने मुट्ठी भींच ली। सच कहूँ तो मुझे उसी समय उसे तुम लोगों से वापस छीन लेना चाहिए था। चेन पेई ने तुरंत जवाब दिया। उसने टीम में तीसरी बहन का ताबीज चुराया था, श्याओ यू की ऊर्जा भी चुराई थी, यहाँ तक कि दूसरे साथियों की निजी चीजें भी। इन सब का गवाह पूरी टीम है और हमारे पास सबूत भी है। सामने वाला व्यक्ति ठंडी हंसी हंसा। अब मैं समझ गया कि तुम लोग कैसे इंसान हो। मुझे तो पूरा मामला उसी श्याओ यू की करतूत लग रहा है। वही खट्टे खीरे जैसा नकली मासूम